कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट इन द इंडियन सोसाइटी अभी भी, और नॉट ओनली इंडियन सोसाइटी बट ग्लोबल सोसाइटी। सिस्टमेटिकली हमारा जो रिजर्वेशन है उसको डिलीट किया जा रहा है। बुद्ध की जो सूत्र है और बाबा साहब ने हमें जो धम्म दिया है, तो उसमें हमारे आचरण में डेवलपमेंट होता है और डिसिप्लिन आता है। रिजर्वेशन के बेनिफिशियरीज है, इसलिए आप में मेरिट नहीं है, ये पूरी गलत बात है। जिस वक्त आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, आप उतनी ही मेहनत से काम करते हो और उसी लेवल पे आप लेवल प्लेइंग फील्ड पे करते हैं। तो वेरी गुड इवनिंग आप सबको। इस वक्त हम अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, और हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति हैं, असंग वानखेड़े। इससे पहले भी मैंने आपसे इनको रूबरू कराया था, लेकिन आज हम यहाँ पे जो आए हैं, कुछ दिनों पहले हमने कास्ट कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद हम अमेरिका पहुंचे हैं। कोलंबिया का कैंपस आज हमने घूमा। हमारे साथ में विकास और सुशांत भी थे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी ब्रिलियंट और काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे अब आज हमारे यहाँ पे हैं, और उनसे बातचीत करने का भी मौका मिल रहा है। तो सुशांत, मोस्ट वेलकम। तो फर्स्ट सवाल मेरा ये है कि आपने और हमने दोनों ने मिलकर कास्ट कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, और CGI ने उसको एक कंक्लूडिंग सेरेमनी भी हुआ था, उसमें उन्होंने एड्रेस भी किया था, कई फैक्ट्स फिगर्स भी उन्होंने बताए थे। तो दुनिया में एक वक्त ऐसा था कि जब कास्ट पे कोई चर्चा होती नहीं थी। कास्ट ये कोई कैटेगरी है, भारत के लोग डिनाई भी करते थे, लेकिन आज बड़े पैमाने पे बाबा साहब को पढ़ा जा रहा है, बाबा साहब की लिटरेचर को लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। विशेषतः एकेडमिक पे अधिक भले ही होगा वो, लेकिन फिर भी चर्चा काफ़ी हो रही है। बाबा साहब का स्टैचू का वाशिंगटन DC में इनॉग्रेशन भी हुआ, काफ़ी लोग वहाँ पे थे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के कास्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई, उससे क्या उम्मीदें मिलते हैं आपको कि किस तरह से हमारी जो समस्या है, हमारा जो एक हम जो डिस्क्रिमिनेट होते हैं, उसको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है? जी, थैंक यू अमन जी, और सबको जय भीम। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि इसका रेलेवेंस क्या है। बहुत टाइम पहले तक हमने कास्ट इनविजिबलाइजेशन के बारे में देखा है कि हाउ कास्ट वाज एट द मार्जिन्स ऑफ एकेडमिया। इसका अर्थ है कि किसी ने भी कास्ट के ऊपर इतना ज्यादा रिसर्च नहीं किया था। लेकिन अब कास्ट से करेंसी भी हो गई है, उसका पॉलिटिक्स अलग है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जो 6th कॉन्फ्रेंस हुई है ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी में, तो उस कॉन्फ्रेंस का रिलेवेंस ये है कि फर्स्ट ऑफिस काइंड कास्ट एंड लॉ की कॉन्फ्रेंस हुई थी। और कास्ट एंड लॉ में अगर अगर आप देखते हैं, तो हार्डली वर्ल्ड की जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बोलिए, अंडर डिस्क्रिमिनेशन लॉ की बोलिए, उसमें 1 या 2 पेपर कास्ट के ऊपर होंगे, या हार्डली बोलिए कि एक पैनल ज्यादा होता है। इसमें वर्ल्ड के टॉप इंटेलेक्चुअल्स आके अलग अलग डायमेंशंस ऑफ कास्ट एंड लॉ पे डिस्कशन हुआ है। और इसमें जब मैं ऑथर्स पैनल पे था, जिसमें मैंने अपनी बुक भी प्रेजेंट की है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई होती है। अब सबको पता, हमें और बोलने की जरूरत नहीं है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट इन द इंडियन सोसाइटी अभी भी, और नॉट ओनली इंडियन सोसाइटी बट ग्लोबल सोसाइटी। अमेरिका में देखिए, UK में देखिए, यूरोप में देखिए, कास्ट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर द लॉ। तो उससे क्या हुआ कि देयर आर वेरियस डायमेंशंस दैट एकेडमिशियंस कैन लुक कास्ट एट, एंड लॉ का जो डायमेंशन है, तो हम इंटरसेक्शनैलिटी और इंटरडिसिप्लिनैरिटी भी बोलते हैं कि सोशियो लीगल स्टडीज होता है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के माध्यम से भी हम लोग लॉ की तरफ देख सकते हैं। तो ये जो कास्ट कॉन्फ्रेंस थी, इसमें वर्ल्ड के टॉप इंटेलेक्चुअल्स ने अलग अलग मुद्दों पे बात की, और द फोकस वाज, और एक जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने भी बोला था, हाउ कास्ट परपेचुएट्स, हाउ कास्ट डिस्पाइट डिफरेंट लेजिस्लेशंस, और अलग अलग प्रकार के जो लेजिस्लेशन होता है, उसके अलावा भी अभी भी समाज में एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या होगा। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या होगा, उस पर काफ़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन भी हुआ, काफ़ी चर्चाएं भी हुई, काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर्स थे अलग अलग देशों के, वो भी यहाँ पे आए थे। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने आपकी बुक्स के ऊपर यहाँ प्रेजेंटेशन किया, बातें भी रखी, तो आपकी जो बुक है वो EWS कैटेगरी को आरक्षण दिया गया है, उसको क्रिटिसाइज भी करती है, और किसे फंडामेंटली वो रॉन्ग है उसको बताती है। तो आपने क्या प्रेजेंटेशन उस आपके कॉन्फ्रेंस में रखा, और क्या आपको इनपुट मिला लोगों का? जी, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था मेरे पर्सनल जर्नी के लिए भी। और वहाँ पे पैनल जो था वो ऑथर्स पैनल कहा गया था। तो जिसमें जो भी टॉप एस्टैब्लिश ऑथर्स है कास्ट एंड लॉ पे, उन्होंने अपना काम प्रेजेंट किया था। सो जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि EWS कोटा, ये हमारे रिजर्वेशन SC ST को जो मिला है उसको मिटाने के लिए लाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने रखी, इट वाज अबाउट हाउ सिस्टमेटिकली हमारा जो रिजर्वेशन है उसको डिलीट किया जा रहा है।
एंड उसके अलावा भी मैंने ये भी सवाल भी रखा ऑडियंस के सामने कि हमने सोशली उसको ले क्या किया है, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 103rd अमेंडमेंट के थ्रू 2019 में एक्ट तो ला लिया, लेकिन SC/ST और OBC की जो गट है उन्होंने सोशली उसको अपोज नहीं किया, जितना करना चाहिए, जितना होना चाहिए था उतना अपोज नहीं किया। तो एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज कि जो कंटेस्टेशन होता है लॉ और सोसाइटी के बीच में, और स्पेशली जब हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा डेवलपमेंट होकर रिजर्वेशन को मिटाया जा रहा है, तो हमारे समाज ने लॉ कोर्ट्स के बाहर जाके भी कैसे डेमोन्स्ट्रेशन करके इसको अपोज करना चाहिए करके। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि रिस्पॉन्स वाज वेरी वेल रिसीव्ड, और जो टॉप एकेडमिक्स थे उन्होंने काफ़ी दाद भी दी, और स्पेशली जब मैंने बताया कि बुक को एक कंपलसरी करिकुलम में भी लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कोर्सेज में भारत में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के थ्रू, तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और ये कहा कि सेकेंड बुक कब आएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो एक बात हम जब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जब अमेरिका में आते हैं, आप तो यूके में काफ़ी वक्त से हैं जी, तो जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, जैसा कि कोलंबिया में हो, हार्वर्ड में हो, कई ऐसी जगह है अमेरिका में जी, तो ये डाइवर्सिटी दुनिया काफ़ी आगे बढ़ रही है। आज हम इस ऐसे माहौल में है कि यहाँ कैपिटलिस्ट माहौल है और सॉरी रौनक है यहाँ पे, और हम लोग आज भी भारत के लोग उसी कास्ट सिस्टम के कारण बहुत अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुँच पाए हैं। अभी भी हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, अपर कास्ट ओबीसी को डिस्क्रिमिनेट करता है, ओबीसी को शेड्यूल कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करता है, तो इस तरह का कंटिन्यूस चलता है और ये सारे लोग जो है फिर शेड्यूल कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होने से भारत की ग्रोथ के कितना असर हो रहा है कि जिस तरह से अमेरिका जैसे देश हो, जापान जैसे देश हो, कई देश है कि जो एक डेवलप्ड कंट्रीज बन गए हैं और आज हम भी डेवलपिंग के फेज में नहीं पहुंच पाए। जी, अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कास्ट इज एंटी मेरिट, यस, एंड कास्ट इज एंटी ग्रोथ। हमें ये बात समझने की जरूरत है। आपने सही कहा कि जहाँ पे हम ये ऐसी बात करते हैं कि डिस्पाइट वर्ल्ड में हम लोग हमारे बाजू में भी आजू बाजू में भी देख रहे हैं इतना ग्रो कर लिया है, कास्ट एक ऐसा सिस्टम है that has not been dismantled and that has overcome even this development. Yes, even this development. तो अभी हम लोग यूके और यूएस की बात करते हैं कि हमें कभी लगा नहीं था कि, और बाबा साहब तो बोलती कि उनका फोरसाइट भी था कि जहाँ जहाँ इंडियंस जाएंगे बाबा कास्ट लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर हमें रियली डेवलपमेंट एजेंडा को आगे बढ़ाना है और हमें whatever liberty that we have received in the current economic system उसको आगे लेके जाना है, so caste discrimination has to be fought. अब उसके लिए आंसर क्या है? अब perpetuity के बारे में मैंने अभी काम कर रहा हूँ, और as a lawyer and someone who studies law at University of Oxford, एक ही चीज़ हमें दिमाग में बहुत बार आती है कि हमारे इंडिया में ग्लोबली भी बोली इंटरनेशनल लॉ के स्पीयर्स में भी अलग अलग प्रकार की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोहिबिशन है। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड अक्रॉस ग्लोब, लेकिन उसके अलावा डिस्पाइट दैट व्हाई डू वी स्टिल सी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सो रैम्पेंट? यस, रैम्पेंट। यूके हो या यूएस हो। बाबा साहब ये बोल के गए थे कि हमारा जो सामाजिक ढांचा होता है वो ही इतना जब कास्टिस्ट है, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म हो या कोई भी इंटरनेशनल लॉ का मैकेनिज्म हो, उससे कुछ डेवलपमेंट होने नहीं वाला है। उसका एक एडिशन में और करता हूँ, मेरे रिसर्च में ये मुझे पता चला, और आई विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो हमारे दलित समाज के बहुत डिप्रेस्ड जो क्लासेस है अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है। तो लॉ प्रोग्रेसिव बताया जाता है आपको ऑन द फेस ऑफ इट, जो लीगल डेवलपमेंट होता है उसमें स्टेक होल्डर जो हमारे समाज के लोग हैं उनको इंक्लूड करके वो लॉ नहीं बनता है। तो द लॉज द वे दे आर डेवलप्ड टू परपेचुएट डिस्क्रिमिनेशन। ये मेरी थीसिस भी है और मेरा एनालिसिस भी है। तो अभी मैंने पेपर कास्ट कॉन्फ्रेंस में पब्लिश भी किया था कास्ट जर्नल में। तो वहाँ पे मैं ये आर्ग्यू करता हूँ कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का एक्ट है उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेल्फ परपेचुएट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हमारा जो कास्ट आइडेंटिटी होती है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक्सपीरियंस होता है वो उसको इनविजिबलाइज करता है। और एग्जांपल ऐसा है कि अगर आपको हमने एज ए मैनुअल स्कैवेंजर कोई गमबूट दे दिए या ग्लव्स दे दिए, दैट वेरी मोमेंट यू आर नो लॉन्गर अ मैनुअल स्कैवेंजर, यू आर अ साइटेशन वर्कर। तो उससे क्या होता है कि आपको जो भी करस्पॉन्डिंग एक्ट में सुविधाएं हैं, रिहेबिलिटेशन मेजर्स है, वो आपको नहीं मिलती है। और आई थिंक हमें बाबा साहब ने जो बोला है उसके ऊपर हम हमारा एनालिसिस कैसे बिल्डअप करते हैं एंड चैलेंज द प्री एग्जिस्टिंग लॉज विच आर सो कॉल्ड न्यूट्रल,
और जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लॉज है हमें उनको भी चैलेंज करने की ज़रूरत है क्रिटिकली। बिल्कुल, ये तो बात हमने कास्ट पे कही, हमने डिस्क्रिमिनेशन पे भी बात कही, लेकिन आपके ग्रो होने में आपका जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है उसका भी बड़ा योगदान रहा, और मैंने सुना है कि आप मेडिटेशन भी करते हैं, अच्छा म्यूजिक भी सुनते हैं। जी जी। तो जब इतने सालों से आप बाहर भी रहे हैं और घर से बाहर रहते हुए इतना सारा पढ़ाई करना है, सब कुछ सोचना है, किताबें लिखनी है, कितना हेल्पफुल होता है आपके लिए? जी, बुद्ध का जो धम्म, इतना सुंदर धम्म दिया बाबा साहब ने हमें, दैट इज द वन एसेट मैं कहूँगा मेरे लिए है पर्सनली। तो मेरी जो दिनचर्या है उसमें मैं 30 मिनट्स मेडिटेशन करता हूँ और 30 मिनट्स बुद्धिस्ट चैंटिंग करता हूँ। तो अगर आप YouTube पे जाएंगे तो बोध गया में जो इवनिंग में चैंटिंग होती है तो वो मैं करता हूँ, और मैं बोध गया भी बहुत बार जा चुका हूँ। और वहाँ पे एक सीनियर मॉन्क ने मुझे किताब दी थी कि बेटा आप ये पढ़िए और आप इससे चैंटिंग करिए। तो इससे क्या होता है कि बुद्ध की जो सूत्र है और बाबा साहब ने हमें जो धम्म दिया है तो उसमें हमारे आचरण में डेवलपमेंट होता है और डिसिप्लिन आता है। बिल्कुल। तो आपने सही बोला, जब मैं अपनी किताब लिख रहा था तो आई वाज वर्किंग समवेयर बिटवीन 12 से 14 घंटा, एंड उससे जो मेंटल एक्सर्शन होता है और एग्जॉशन होता है तो उसको अगर हमें रोकना है और उससे हमें अगर फ्रेश फील होना है तो मेडिटेशन और इस धम्म का जो मार्ग बाबा साहब ने भी दिया और ऑफकोर्स सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जो हमें दिया है उससे मैंने काफ़ी खुद में परिवर्तन देखा है। एंड मैं सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि ऑफकोर्स हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अगर आप टू द वर्ड अगर आप बुद्ध का धम्म फॉलो करेंगे और मेडिटेशन और चैंटिंग में आप जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, मेडिटेशन और चैंटिंग में जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो एक ब्रिलियंसी भी है असंग में, और वो अपने थॉट को भी फॉलो करते हैं, वे ऑफ लाइफ जो बुद्धिज्म है उसको भी फॉलो करते हैं। असंग मैं जानना चाहूँगा कि आज हम न्यूयॉर्क में हैं और जो हमारे युवा है आज बहुत एक क्रेज़ बन गया है कि हमारे बच्चों ने फॉरेन में जाके पढ़ाई करनी चाहिए, फॉरेन में जाके उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। तो ये जो कुछ बच्चे यहाँ पे आते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है कि सोसाइटी के जिस पार्ट से हम आते हैं उन्हें हमको पे बैक भी करना है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे यहाँ तक कैसे पहुँचे, चाहे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हो, या और सेकंडली कि वो जब ग्रो हो जाए, जब अच्छे पोजीशन पे जाए तो सोसाइटी को पे बैक कैसे करे, सोसाइटी को आगे कैसे ले जाए? डेफिनेटली मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम जब मार्जिनलाइज सोसाइटी से आते हैं तो हमारे माइंड्स मार्जिनल नहीं होते हैं। हाँ। हमें जो प्रतिभा होती है और हमें जो नजरिया होता है दुनिया की तरफ देखने का वो सवर्णों में नहीं होता। राइट। और मैं अपने जो यंग फ्रेंड्स जो अभी ये देख रहे होंगे उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप खुद को कम ना आंकिए, क्योंकि आपको समाज तो कम आंकता ही है। अब आपने सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि यहाँ पे आना कैसा चाहिए। सो आई थिंक फर्स्ट यू शुड रियली फोकस ऑन डेवलपिंग योर इंग्लिश। अब मैं ये इसमें नहीं हूँ कि अपनी इंडियन सोसाइटी में और स्पेशली हमारे समाज में इंग्लिश का जो क्लासेस है हम बोलते हैं वो लर्निंग है वो काफ़ी कम है, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स नहीं एक्सेस कर पाते हैं उस पर्टिकुलर इसको। और काफ़ी अभी इनिशिएटिव्स भी ऊपर आ रहे हैं कि हाउ कैन वी लर्न बेटर इंग्लिश। सेकेंड थिंग इज कि आप जो भी फील्ड में है, आप बोलिए लॉ में करिए, एजुकेशन में करिए, इंजीनियरिंग में करिए, यू शुड एम फॉर द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज। और थर्ड बात है फंडिंग की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी फंडिंग देती है, NOS भी फंडिंग देती है, एंड यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन दैट कि आप डोंट मेक मनी अ प्रॉब्लम फॉर यू टू कम हियर। और कैसा होगा कि अगर आपको एक ग्लोबल आउटलुक चाहिए तो मेक अब्रॉड योर डेस्टिनेशन। लेकिन सर आपने जो सवाल पूछा, जो सेकंड सवाल था, when I say make global as your outlook and destination, don't forget your roots. Yes, don't forget your roots. कैसा हो जाता है कि जो मैं अभी अपने लोगों से काफ़ी ज़्यादा बात करता हूँ तो उसमें एक जो बात निकल के आती है तो ये बात निकल के आती है कि हम भाई अब्रॉड चले गए तो हमारा नाता टूट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारा बोलते कंट्रीब्यूशन समाज के लिए आएगा। आप मॉनेटरी कंट्रीब्यूट करिए, गाइडेंस वाइज कंट्रीब्यूट करिए, आपसे जो भी बनता है उससे कंट्रीब्यूट करिए। और ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको बोल रहा है कि आप $1,000 या कोई भी व्हाटएवर अमाउंट पर मंथ दीजिए। आप एक सिंपल whoever needs some guidance in academia, एजुकेशन में आप वो भी कर सकते हैं। पॉइंट इज कि आप में एक अंदर से भावना आनी चाहिए that you have to pay back to the society. and you don't कैसा होता है कि हम सोशल कैपिटल की मैं बात करूंगा जल्दी। तो सोशल कैपिटल का ये अर्थ है कि अगर आप बड़े हो गए अपने समाज में और आप पिछड़े समाज से हैं
तो आप खुद बड़े नहीं होते, आप समाज के लिए भी बड़े होते हैं। एग्जैक्टली। और आपको समाज को जब आप सामने लेके जाएंगे आपको उनको साथ लेके चलना है। Yes. और अब्रॉड में आके ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट इट, बिकॉज़ आप ये चकाचौंध देखेंगे और ये आपका लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप बाबा साहब को पढ़ते रहिए। बिल्कुल पढ़ते जब रहिए। आप बाबा साहब को पढ़ते रहेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि बाबा साहब उस जमाने में बिलियनियर हो सकते थे। हाँ बिल्कुल। He could have been the richest person alive, Yes. बट बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया इसलिए हम लोग खड़े हैं। आप हो, मैं हूँ, विकास है, तुषार है यहाँ पे, और कितने अनगिनत बच्चे हैं। और बाबा साहब भी अगर इतने सेल्फिशली बिहेव करते और बोलते कि नहीं मुझे खुद के ऊपर ही फोकस करना है, पे बैक नहीं करना है, तो हम कहीं नहीं होते। कहीं नहीं होते, बिल्कुल। एक अंतिम सवाल के साथ हम रुकना चाहेंगे कि मेरिट की चर्चा काफी होती है एंड देन जी बहुत ज्यादा इश्यू होता है मेरिट के लिए। क्या कहेंगे मेरिट के बारे में आप? मेरिट कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है। हाँ। वर्ल्ड में आप कहीं भी जाइए, अगर आप मेरिट की बात करेंगे तो मेरिट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपने एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स ले लिए या आपको पर्टिकुलर इंट्रेंस एग्जाम में टॉप स्कोर मिला इसलिए आप में मेरिट है। मेरिट हैज टू बी कंसिडर्ड इन अ वेरी कंटेक्चुअल वे एंड द मेरिट हैज टू बी कंसिडर्ड इन अ वेरी कंटेक्चुअल वे। और जो भी सवर्णों का पॉलिटिक्स है और सवर्णों का साइट है हमारी तरफ, ये कहा जाता है क्योंकि आप रिजर्वेशन के बेनिफिशियरीज है इसलिए आप में मेरिट नहीं है। ये पूरी गलत बात है, क्योंकि आप मान लीजिए 5 साल का आपका लॉ कोर्स है जो मैंने किया है, या इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स है, आपको मेरिट, आपको रिजर्वेशन एंट्रेंस लेवल तक ही मिलता है। जिस वक्त आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं आप उतनी ही मेहनत से काम करते हैं और उसी लेवल पे आप लेवल प्लेइंग फील्ड पे करते हैं। और मेरिटोक्रेसी का अब जजमेंट भी काफ़ी है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, अभी वो कोर्ट टू में करूँगा नहीं, लेकिन इंडियन लॉ में जो अंडरस्टैंडिंग है मेरिट की वो कंटेक्चुअल बेस्ड है। और वो आपके जो भी बैकग्राउंड है, आपका दलित बैकग्राउंड हो या पुअर बैकग्राउंड हो, उसको कंसिडर करके ये समझती है दैट इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड विद द अदर थिंग। और डोंट लेट दिस टूल ऑफ मेरिट सप्रेस यू। तो सवर्ण क्या करते हैं कि हमें बोलते हैं कि आप में मेरिट नहीं है, और यूजिंग दैट दे यूजुअली सप्रेस यू। आप में मेरिट है। और मैंने जो शुरुआत की थी कि बिकॉज हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, हमें जो आउटलुक और गेज है वर्ल्ड को देखने का, दैट इज सेल्फ इज द मेरिट विच अदर पीपल डोंट हैव। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बातें आज हमने यहाँ पे की असंग के साथ में, और असंग के साथ में हमारा ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। और आज आप हमारे बीच में आए, बातचीत की और हमारे युवा को भी इंस्पायर किया, और कई ऐसी बातें थी कि जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की थी। तो आप ऐसे जीवन में आगे बढ़ते रहिए और हमेशा सोसाइटी के लिए अपना योगदान देते रहिए। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।